हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ जी, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़े। ये हिम्मत मुझे आपने ही दी है माँ जी। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर आपने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा किया ही क्या है मैंने तेरे साथ जो तू ऐसा सलूक कर रही है मेरे साथ? आपको सच में याद नहीं है कुछ भी कि कैसे आपने मुझे हर छोटी छोटी बातों पर जलील किया है? उसे जलील करना नहीं कहते बहू, उसे घर के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के कुछ मूल नियम कहते हैं। मैंने अपने समय में अपनी सास की हर बात मानी थी। अच्छा, आपने की होगी अपने टाइम में ये सारी चीजें, पर मुझे करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? आने दे मेरे बेटे को, फिर बताती हूँ उसे तू कितनी बदतमीज है। अरे आप क्या बताएंगे उन्हें तो मैं बताऊंगी ये सब। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शशांक आ जाता है और उन दोनों को ऐसे लड़ता देखकर उनसे बोलता है। क्या हो रहा है ये सब? बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, ये मुझ पर जुल्म कर रही है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये कैसे हो सकता है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? हाथ तो आपने भी इसका पकड़ा हुआ है माँ। अब मैं किसे कसूरवार मानूं? आप ही बता दो सही कौन है और कौन गलत। आप इनसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कि कभी इन्होंने अपनी जबान से सच कहा होगा। देख रहा है ना बेटा तू, कैसी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। आप तो चलाती ही नहीं है जैसे कि। बस बहुत हुआ, जब से आया हूँ अपनी ही चलाई जा रही हो दोनों की दोनों। किसी ने ये भी सोचा है कि मुझे भूख भी लगी होगी या कुछ और बात भी हो सकती है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज आप खाना लेकर नहीं गए थे ना, बहुत भूख लगी होगी ना। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बातों से ही अपना पेट भर लूंगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर निहारिका वहाँ से किचन में चली जाती है और शशांक के लिए खाना बनाने लगती है। उधर कौशल्या शशांक के कान भरने लगती है। वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मतलब क्या है माँ आपका? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे सिर्फ बातें बनानी आती है मेरे खिलाफ। देखा नहीं तूने कैसे जुबान चल रही थी अभी तेरे सामने? उस मामले में तो आप भी कम नहीं हो माँ। तो क्या हुआ, मैं सास हूँ उसकी, मेरा हक बनता है उस पर चिल्लाने का या कुछ भी कहने का। तो सुनने की भी ताकत रखिए ना माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उसे कैसी कैसी बातें बोलती होंगी। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता या मुझे किसी चीज की खबर नहीं रहती। ये तू क्या बोल रहा है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। आप रहने ही दो माँ। माँ बेटे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ निहारिका आती है और वो शशांक से बोलती है, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। ठीक है, और माँ का खाना? माँ जी का भी लगा दिया है, आप दोनों जाकर खाना खा लीजिए। और तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। भूख नहीं है या खाना बचा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है निहारिका, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ, खाना नहीं बचा है ना? हाँ जी, नहीं बचा है खाना। तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? अगर खाना खत्म हो गया है तो साफ साफ बोल दो कि तुमने सारा खाना हम दोनों को दे दिया। अगर मैं ऐसा बोलती तो माँ जी को बुरा लग जाता, इसलिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। देखा माँ, अब तो आप समझ गई ना कि निहारिका आपकी बात का कितना ख्याल रखती है। वो भले ही आपसे कैसे भी बात करे, लेकिन आपकी हर बात का पूरा सम्मान करती है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मुझे सच में नहीं पता था कि बहू ऐसी है। अगर ये मेरी बात को इतना सीरियस लेती तो फिर मुझे इससे बहस ही क्यों करनी पड़ती? बहस ना करूँ तो क्या करूँ? जब देखो आप मुझे यही बोलती रहती हो, बहू, पत्नी को हमेशा पति की झूठी थाली में खाना चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। तो मैंने इसमें गलत ही क्या बोला? तू ही बता बेटा, इसमें भड़कने वाली कौन सी बात है? मैं मानती हूँ इसमें ऐसी कोई भी बुरी बात नहीं है, पर बाकी चीजों का क्या जो आप मुझे बोलती रहती हैं? कौन सी बाकी चीजें? मैं आपको याद दिलाती हूँ, लेकिन पहले आप दोनों खाना खा लीजिए, इन्हें बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शशांक निहारिका से बोलता है, आओ तुम भी खा लो। नहीं, आप खा लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, तो चुपचाप खा लो। अच्छा ठीक है, मैं खा लेती हूँ। फिर शशांक और निहारिका दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। उन्हें साथ में खाना खाता देख कौशल्या को बहुत खुशी होती है। फिर वो निहारिका से बोलती है, अब बता कैसा लग रहा है तुझे बहू? अच्छा लग रहा है माँ जी। देखा, मैं तुझे पहले ही कहती थी, पर तू ही थी जो मेरी बात को नहीं सुनती थी।
मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी, मुझे प्रॉब्लम है आपकी दूसरी चीजों से। कौन सी दूसरी चीजें? हाँ निहारिका, कौन सी दूसरी चीजें? अरे माँ जी वही सब जो आप मुझे हर वक्त बोलती रहती हो। लेकिन क्या? थोड़ा सही से तो बता, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों को बताती हूँ। फिर निहारिका उन दोनों को कुछ दिन पहले की बातें याद दिलाती है। वो शशांक से बोलती है, आपको याद है कुछ दिन पहले माँ जी मुझे कुछ करने से मना कर रही थी? हाँ मुझे याद है, लेकिन किस बात के लिए मना कर रही थी ये मुझे नहीं पता। वो मैं आपको बताती हूँ। माँ जी मुझे आधा लीटर दूध को 2 दिन तक चलाने के लिए बोल रही थी। अब आप ही बताइए ये कैसे मुमकिन है? हाँ यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अकेले रहने वाला इंसान भी 2 दिन तक आधा लीटर नहीं चला सकता, फिर हम तो 3 लोग हैं। माँ ये कैसे मुमकिन है, बताना जरा। बेटा मन में ठान लो तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम उस आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो तो फिर वो 2 दिन तक चल जाएगा ना। फिर उस दूध को पीने का क्या मतलब रह जाएगा माँ? वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा करने से क्या होगा। और ये छोड़िए, मुझे माँ जी कह रही थी कि रात के 10 बजे के बाद सब्जी लेने जाओ तो सब्जी बहुत सस्ती मिल जाती है। और नहीं तो क्या बेटा, तुझे तो पता ही है ना इस बारे में। मैंने तुझे रात में कितनी बार सब्जी लेने के लिए भेजा है। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर आपको ये भी जरूर याद होगा कि लेट होने के बाद जब हम बाजार सब्जी लेने जाते हैं तो कैसी कैसी सब्जियां मिलती हैं मंडी में, एकदम सड़ी गली और बेकार, इसलिए तो इतने सस्ते में मिल जाती हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे काम करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप ही माँ जी को समझाते क्यों नहीं, मुझे ये सब करने के लिए ना कहा करें। हाँ माँ, आप इसे ऐसे क्यों बोलती हो? मत बोला करो। मैं इतने कम पैसे भी नहीं कमाता कि हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़े। बात उसकी नहीं है, मैं तो बस बचत करवाना चाहती हूँ ताकि तुम्हें बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना आए, बस और कोई बात नहीं है। बाकी तू कहता है तो मैं आज से बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी। मैंने ऐसा भी नहीं कहा माँ कि आप कुछ भी ना कहें, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये चीप बातें मत किया कीजिए, आपको शोभा नहीं देती। वही तो मैं इन्हें यही तो समझाती रहती हूँ, पर ये है कि सुनती ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं बहू को ऐसी कोई भी चीज करने के लिए नहीं कहूँगी। ठीक है माँ जी, चलिए अब खाना हो गया हो तो मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। वैसे भी आज बहुत बर्तन हो गए हैं। बहू वो बर्तन धोने वाला साबुन थोड़ा कम इस्तेमाल करियो, जल्दी खत्म ना हो जाए। माँ जी आप फिर से शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रही मैं कुछ भी, जो तुझे करना है तू कर। ये हुई ना बात माँ। इसके बाद कौशल्या निहारिका को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती और साथ ही वो उसका हर अच्छी चीज में साथ भी देती। इससे शशांक भी खुश रहने लगा और उनके घर में अब किसी भी बात को लेकर लड़ाई या बहस नहीं हुआ करती और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। अनीता एक दिन अपने घर में शक्तिमान के कपड़े पहनकर सोफे पर बैठकर टीवी में शक्तिमान देख रही होती है कि तभी उसका पति अविनाश रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देता है, जिस पर अनीता गुस्से में सोफे के ऊपर खड़ी होकर अपने हाथों को ऊपर करके सोफे से नीचे कूदकर अपने पति से बोलती है, दिख नहीं रहा कि मैं शक्तिमान देख रही हूँ? अरे तुम तो पहले से ही शक्तिमान के कपड़े पहनकर शक्तिमान बनी हो, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है शक्तिमान देखने की? ये सब देखकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना बोलकर अविनाश आराम से सोफे पर बैठ जाता है और अनीता से कहता है, अनीता, उप्स, मेरी शक्तिमान, जरा मेरे लिए अपनी शक्तियों से कुछ खाने के लिए लाना, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। शक्तिमान जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ मेरी शक्तिमान, क्योंकि बहुत भूख लग रही है मुझे। सर्व सर्व शक्तिमान, सर्व सर्व शक्तिमान होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाएगा शक्तिमान शक्तिमान। ये बोलकर अनीता गोल गोल घूमती हुई रसोई में जाती है और शक्तिमान की तरह जल्दी जल्दी अविनाश के लिए सैंडविच बनाती है, पर उसकी इस बेवकूफी की वजह से पूरा किचन गंदा हो जाता है। पर अनीता अविनाश के लिए सैंडविच बनाकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके सामने सैंडविच रखकर उससे बोलती है, ये लीजिए आपका सैंडविच, और वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। कुछ सेकंड्स में? अरे इस सैंडविच में तो तुमने पूरा आधा घंटा लगा दिया और अब बोल रही हो कि कुछ सेकंड्स में, मतलब यार कुछ भी। अविनाश इधर बोल ही रहा होता है कि तभी किचन में पानी पीने के लिए अनीता की सास रेशमा आती है
और किचन में ऐसी बुरी हालत देखकर गुस्से में तिलमिलाती हुई अनीता के पास आती है और उससे बोलती है, अरे शक्तिमान बस टीवी में है, हकीकत में नहीं। और अगर तुझे शक्तिमान बनने का इतना ही शौक है ना, तो तू लोगों की कुछ अच्छे कामों में मदद किया कर, ना कि लोगों के कामों को बढ़ाकर और उन्हें मुसीबत में डालकर, समझी? पर माँ जी, मैं तो सबकी हेल्प ही करती हूँ ना। देखिए, अविनाश जी ने मुझसे खाना मांगा और मैंने कुछ ही सेकंड में शक्तिमान की तरह किचन में जाकर फटाफट से सैंडविच बना दिया उनके लिए। ओहो, तो ये बात है। अब एक बार मेरी प्यारी बहू जरा किचन की हालत भी तो देख ले। इतना बोलकर वो उसको अपने साथ किचन में ले जाती है और उसके कानों को पकड़कर उससे बोलती है, मेरी प्यारी शक्तिमान बहू, जैसे ये सब कुछ एक सेकंड में तूने गंदा किया है ना, वैसे ही जल्दी जल्दी कुछ ही सेकंडों में पूरे किचन को चकाचक साफ कर दे। अगर पूरा किचन साफ नहीं हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आपसे बुरा और है भी कौन सासू माँ। हाँ, और ये कपड़े भी बदल लेना, आई बड़ी शक्तिमान बनने वाली। ये बोलकर रेशमा वहाँ से चली जाती है और बेचारी अनीता किचन की सफाई करने लगती है। किचन की सफाई करके वो बाहर अपनी सास के साथ सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बदतमीज लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है। अनीता बिना कुछ देखे ही शक्तिमान की तरह उसके पास जाती है और उस लड़के के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, क्यों, कैसा लगा मेरे हाथों का थप्पड़? तुझे शर्म नहीं आती इस तरह एक लड़की को छेड़ते हुए? अगर शर्म होती तो मैं लड़की छेड़ता ही क्यों? और तू होती कौन है मुझे थप्पड़ मारने वाली? तुझे तो। ये बोलकर वो लड़का उसके ऊपर हाथ उठाता है, पर अनीता उसका हाथ पकड़कर उसके हाथों को मोड़ देती है और कहती है, अपने हाथों को ना थोड़ा काबू में रखना सीखो, वरना हाथ तोड़कर ना दूसरे हाथ में दे दूंगी, आया समझ में? ये बोलकर अनीता उसकी खूब पिटाई करती है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल में डलवा देती है। जिसके बाद रेशमा अपनी बहू के साथ घर आकर उससे बोलती है, अरे तुझे क्या जरूरत थी दुनिया के पंगों में पड़ने की? हाँ, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर वो लड़का जेल से निकलकर हमारे पीछे पड़ गया तो क्या करेगी तू? तूने कभी सोचा भी है? माँ जी, आप शक्तिमान नहीं देखती ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। अरे आप ही तो मुझे हमेशा कहती हो कि दूसरों की मदद किया कर, और शक्तिमान भी हमेशा यही कहता है। बस इसलिए जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा कि वो मुसीबत में है, वो बदतमीज लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, तो मैं पहुंच गई शक्तिमान की तरह और लगा दिया थप्पड़ उसे। ये बोलकर अनीता अपने कमरे में जाकर शक्तिमान वाले कपड़े पहनकर अपने फोन में शक्तिमान देखने लगती है और कुछ ही देर के बाद बोलती है, मुझे भी शक्तिमान की तरह बाहर जाके देखना चाहिए कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, और अगर हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो जल्दी से घर से बाहर जाती है और छोटे से मोहल्ले में जाकर इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो मुसीबत में हो, पर उसको बाहर कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता और वो उदास होकर फिर से अपने घर लौटती है। अब आए दिन वो शक्तिमान की तरह ड्रेस डालकर बाहर जाया करती और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की तलाश किया करती, पर उसको कोई भी ऐसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उदास होकर रात को घर आती। और ये सब हरकत देखकर उसकी सास रेशमा उससे बोलती है, आ गई करमजली, और बता कितनों की मदद कर ली आज तूने? एक भी नहीं। हाँ, मुझे पता था कि ये सब तेरा पागलपन है। ये सब तू काम से डर कर करती है ताकि तुझे कुछ काम न करना पड़े। आई बड़ी कामचोर कहीं की। ऐसा नहीं है माँ जी, बस शक्तिमान बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अरे इंसान दूसरे इंसान की मदद ना बिना शक्तिमान बने भी कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो शक्तिमान ही बने, समझी? अनीता अपनी सास की बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है कि तभी उसके पास वाले घर में से एक औरत की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये आवाज कैसी? अरे कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ ना, इनका तो रोज का ही नाटक है। बस कुछ ही दिनों की शांति थी जब तक राधा का पति यहाँ पर नहीं था। आज आ गया है तो फिर से वही घर में कलेश शुरू हो गया। ऐसा क्यों?
अरे बहू, बेचारी का पति एक नंबर का नशेड़ी है, नशेड़ी। उसका तो पता नहीं कब तक बेचारी अपने पति के जुल्मों को सहती रहेगी। अपनी सास की बात सुनकर अनीता खुद से बोलती है, मेरे घर के बगल में ही एक अबला नारी पर जुल्म होता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। मैं शक्तिमान बनकर पूरे शहर में घूमती रही लोगों की मदद करने के लिए। पर अनीता, अब तुझे राधा की मदद करनी होगी, वो भी शक्तिमान बनकर नहीं बल्कि एक इंसान के नाते। ये बोलकर अनीता राधा के घर चली जाती है, जहाँ राधा का पति उसको बुरी तरह से मार रहा होता है। अनीता उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, एक बेबस और लाचार औरत पर हाथ उठाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर कैसा पति है तू जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा गंदा व्यवहार कर रहा है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए अपनी करतूतों पर। नहीं अनीता बहन, उनको कुछ मत बोलो। सारी गलती तो मेरी है जो मैं चुपचाप इनके जुल्म सह रही हूँ। पर मुझे अब ये सब नहीं सहा जाता। मेरी मदद करो ताकि मैं इस नरक से बाहर निकल सकूं। राधा के आंसू और उसकी चोटें देखकर अनीता उसकी मदद करती है और उसे अपने साथ थाने ले जाती है, जहां जाकर उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाती है, जिससे पुलिस वाले उसके पति को अंदर करके उसको उसके किए की सजा देते हैं। अब अनीता इसी तरह लोगों की मदद करना शुरू कर देती है, पर शक्तिमान ना बनकर बल्कि अपनी पहचान के साथ ही। उसकी इस बहादुरी को देखकर अविनाश और रेशमा को बहुत अच्छा लगता है और अब रेशमा भी इस सब में अनीता का साथ देती है और वो लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।